अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त है शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी। प्रियंका जी, आपका प्रभात साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजनीतिक सवाल आपसे करूंगा, लेकिन जरा उससे पहले बात हो जाए आईएनएस विराट की। उसने जंगें तो बहुत लड़ी, लेकिन उसको बचाने की जंग आपने लड़ी। और जो विदेशों में फंसे कामगार हैं, खासतौर पर जो शिप्स पर वो लोग फंस जाते हैं, इनके मुद्दे आप लगातार उठाती रही हैं। सरकार से आपको आश्वासन भी मिला है। ये मुद्दों पर भी मैं आऊँगा और ये जानना चाहूँगा कि नीतियों को कहाँ पे और प्रखर बनाने की ज़रूरत है कि इतना इंतज़ार ना करना पड़े जो वहाँ पर फंसे होते हैं लोग। जी बिल्कुल। एक तो आपका आभार कि आपने उसको नोटिस किया कि कौन से मेरे मुद्दे हैं जिनको मैं उठा रही हूँ। मैं मानती हूँ हमारे देशवासी किसी भी कोने में हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, वो इसलिए देश छोड़कर जाते हैं क्योंकि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद वहाँ पे मिल जाती हैं और अपने परिवारों के लिए उनका एक दायित्व होता है, उसको निभाने के लिए जाते हैं। तो उनको किसी तरीके की तकलीफ़ ना हो, और अगर तकलीफ़ में हो तो हमारा दायित्व बनता है जो पोजीशंस ऑफ पावर में हो कि उनकी मदद करें। तो दो चीज़ें जो मुझे अहम लगी थी, वो सबसे पहले तो वो सी फेरर्स का मुद्दा था, जहाँ पे करीब 40 हमारे सी फेरर्स फंसे हुए थे, और वो भी क्योंकि चाइना और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड वॉर चल रहा था। उन्होंने वो शिप हमारी क्रूज़ में अटक गई थी। 1 साल से ऊपर हो गया था, तो मैंने आवाज़ उठाई थी। और आज बहुत खुशी हुई जब मनसुख मनवाड़िया जी ने बताया कि वो पहले हमारे आ चुके थे एक शिप के जगानंद के, आज एनास्टासिया वाले भी वापस देश में लौट कर आ रहे हैं। और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि ऐसी चीज़ें जो जनता को प्रभावित करती हों, जनता को हेल्प करती हों, उसमें मैं मानती हूँ हमारा काम होना चाहिए। दूसरी बात है आईएनएस विराट को लेकर, जो चीज़ ऐतिहासिक हो, जो हमारी नेवल हिस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा रहा हो, तो उस पर मैंने उठाया था सवाल कि आईएनएस विराट जो है, आपने उनको स्क्रैप के भाव पे बेच दिया है। और वो इतनी रिच हमारी लेगेसी है। पहले वो ब्रिटिश आर्मी को, नेवी को सर्व करते थे, फिर हमने उन्हें ख़रीदा, वो हमारी शिप थी, और हमने उसको ऐसे कौड़ी के भाव में बेच दिया, नॉट रियलाइजिंग कि हर देश जो मैरीटाइम लेगेसी होती है, मैरीटाइम म्यूज़ियम्स बनाते हैं, तो आप अपनी शिप्स को मैरीटाइम म्यूज़ियम बनाएं, हमारे बच्चों को वहाँ पे भेजें, बच्चे जानें कि हमारी नेवी ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या संघर्ष उनकी तरफ से भी हुए हैं, और क्यों हमें गर्व होना चाहिए कि इतने कम समय में हमारे देश ने अपने आप को कितना ज़्यादा आत्मनिर्भर कर लिया है। एंड दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ इंडियाज़ लेगेसी। तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट से के हवाले से जब ये स्टे आई है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक सेपरेट फंड बनाएगी, हमारी मैरीटाइम लेगेसी को जनता तक पहुँचाए, बच्चों तक पहुँचाए। जी। और चाहे पेड़ों को बचाने की बात हो, चाहे सोशल मीडिया पर जो वायु प्रदूषण चलता है उसको न्यूज़ से निपटने की बात हो, आप लगातार एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया से बड़ा एक मुद्दा जुड़ा ये है कि ट्विटर ने कई सारे अकाउंट्स ऐसे बंद कर दिए हैं जो सरकार ने कहा कि ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे जो राष्ट्र के खिलाफ जा रही थी। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं मानती हूँ कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैंने इसके बारे में लिखा भी है, जहाँ पे भी वो ध्रुवीकरण फैला रहे हों, नफ़रत फैला रहे हों, या किसी तरीके की फेक न्यूज़ खबरें चला रहे हों, एक सिंक्रोनाइज्ड कैंपेन हो रहा हो, जो नेगेटिव कैंपेन हो रहा हो, तो उस पर कहीं एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन नॉट से कि हम तो बस हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो कंटेंट बनाते नहीं हैं, हम तो बस इंटरमीडियरी हैं। तो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। वह इंटरमीडियरी कैन बी ऑल्सो आस्क्ड टू वर्क विद इन सम फ्रेमवर्क। उस पर काम भी चल रहा है, पर इस तरीके से वन साइडेड एक्शन लेना बिकॉज आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं, उन आवाज़ों को बंद करना जो आपके खिलाफ बोलती है, या ये वैसा ही हुआ जैसे आप दूसरों पे ऑपोजिशन लीडर्स हों या ऑपोजिशन एक्टिविस्ट हों जो आपके आइडियाज़ को अपोज करते हैं, आप उन पे सेडिशन लगा देते हैं, उन पे डेफेमेशन लगा देते हैं। आप जो आपकी अपोजिंग पार्टीज़ हैं, आप उन पे ईडी छोड़ देते हैं, आईटी छोड़ देते हैं। तो इस तरीके का पोजीशन ऑफ पावर में आकर, पावर करप्ट्स एंड टोटल पावर टोटली करप्ट, इस तरीके का माहौल बनाना बहुत गलत है। जी, लेकिन यही लोग जो, चाहे ट्विटर की बात हो चाहे फेसबुक की बात हो, जब संसदीय समितियों के
सामने इनको पेशी के लिए कहा जाता है तभी लोग नहीं आते हैं। नहीं, आई थिंक वो उन्होंने सब जगह से कोऑपरेट किया है। मैं मानती हूँ कि ये नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और ये रिएक्शन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो भी सत्ताधारी हैं उनके हाथ में सत्ता है, तो वो किसी को जेल में भेज सकते हैं, किसी पे सेडिशन लगा सकते हैं, डेफेमेशन लगा सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आपने इंडिपेंडेंटली, न्यूट्रली आने वाले समय में सोशल मीडिया कैसे प्रभावित करेगा, प्लेटफॉर्म्स कैसे प्रभावित करेंगे, उसके लिए आपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया है। मैंने एक चिट्ठी में लिखा था रविशंकर जी को, मैंने उसमें बताया कि सिंगापुर जैसा देश हो, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हो, अमेरिका में तो ओपन फोरम पे डिस्कशन हुई है, जो लाइव रिकॉर्डिंग सबके पास गई है। आप मार्क ज़करबर्ग वहाँ पे जा सकते हैं, मार्क ज़करबर्ग यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते? 1.3 बिलियन नेशन है और उसमें सबसे बड़ा मार्केट आपका इंडिया है, तो हम क्यों कतरा रहे हैं? तो उनको बुलाइए, उनको समझाइए और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाइए। ये होना चाहिए, और ये राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, देश को आगे रख कर होना चाहिए। जी, और ख़ासतौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा, एक एफडीआई की नई परिभाषा दी है, जो नए हैशटैग्स चल जाते हैं, ये जो हैशटैग के जो धुरंधर हैं, आपको लगता है कि ये जो राष्ट्र की जो चर्चा होती है उसको विषय को मोड़ देते हैं? अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का कि किसने किन विदेशी हस्तियों ने ट्वीट किया, इसको कैसे देखती हैं आप? क्योंकि जवाब यहाँ से भी आता है, वहाँ से भी आता है। देखिए, जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करें, जब आप किसी के अधिकारों का हनन होते हुए देखें, तो उसमें कोई ज्योग्राफी नहीं होती या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं। हमने जब ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट चल रहा था, हर देशवासी ने उस पर कमेंट किया था। इट डज़ नॉट मीन कि मुझे पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसकी पढ़कर ही मैं जवाब दूं या मैं ट्वीट करूं। सेम हैपेंड कि किसी इंडिविजुअल ने कहीं पे अमेरिका में, हो सकता है उनके बहुत मिलियन फॉलोअर्स हों, उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने इंडिया को अटैक नहीं किया, उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हो रहे हैं, जहाँ पे आप इंटरनेट बैन कर दीजिए, आप उनको पानी देना बंद कर दीजिए, किसानों पे लाठीचार्ज कर दीजिए, टीयर गैस शेल चला दीजिए। अरे मौका तो आपने दिया ना उनको मुंह खोलने का। आपको सरकार का क्या जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि इतने दिन से आंदोलनकारी वहाँ पर हैं और आप तो उनको आंदोलनजीवी अब बोलने लगे हैं, पैरासाइट्स तक की उपाधि दे दी है। वो बैठे हुए हैं, किसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे मांग कर रहे हैं, आप उनकी ना सुनकर उन पर लाठी चार्ज कर दो, आप टीयर गैस चला दो, तो देश में ही नहीं विदेश में लोग बात करेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। पर जिस तरीके से रिएक्शन आया हमारी सरकार का, आई थॉट बड़ा थिन स्किन रिएक्शन था कि डेमोक्रेसी में, जब हम डेमोक्रेसी के बारे में इतनी बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी खुद उस पर गर्व ले होते हैं, तो आपको उसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप लोग को उस पर तू मैं करने की क्या ज़रूरत थी? अब अपने किसानों से बात करिए, आप वहाँ पे लड़ाई ना लड़िए, और उसमें कोई इंडिया का डेफेमेशन नहीं है, ना कोई इंडिया को डिफेम करने की कोई ऐसी साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डिफेंड करने के लिए आगे रख रही है। जी, आपने कहा कि वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था तो उन्होंने अपनी बात रखी, कुछ सितारों ने भी अपनी बात रखी। महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की सरकार है, अब जांच कराई जा रही है कांग्रेस की मांग पर, कैसे देखती हैं? क्योंकि आपको तो बोल दिया गया है कि बीजेपी की तरफ से कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और वो अभिव्यक्ति अगर अपनी व्यक्त कर रहे हैं तो उनके बहुत डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी समझेगी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जिस नज़रिए से सोचती है, उनको लगता है सब वही हैं। जो सेलिब्रिटीज़ ने वापस जवाब में ट्वीट किया, वो उन्होंने अपने आप से नहीं किया। आई टेल यू व्हाई। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो वो था कोट ट्वीट था, वो किया। ट्वीट का सभी का कंटेंट सिमिलर था, ट्वीट का सभी जो हैशटैग था वो सिमिलर था। इसको सिंक्रोनाइज ट्वीटिंग कहते हैं। आप कोई हमारे इंडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं, हो सकता है वो उस पर नहीं कमेंट करना चाह रहे हो, पर क्योंकि केंद्र सरकार से दबाव आया कि आपको करना पड़ेगा, तो उन्होंने किया हो। तो यानी जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन कर कर, उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस का हनन कर कर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का हनन कर कर आप उनसे कुछ करवा रहे हैं। बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर है। मतलब जब हम टूल किट वहाँ थी, एक टूल किट यहाँ है। हाँ, टूल किट वर्सेस टूल किट हो गया है यहाँ पे तो पर ये मैं टूल किट नहीं कहूँगी, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि बाय फोर्सिंग पीपल टू ट्वीट ऑन अ सब्जेक्ट रादर देन ऑर्गेनिक। एक होता है ऑर्गेनिक कि किसी ने कुछ होते हुए देखा, उन्होंने बात कही। जैसे जस्टिन ट्रूडो ने जब बात कही थी, सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई थी। मैंने कहा आप हमारे अंदरूनी मामले में चर्चा नहीं करेंगे कि हेड ऑफ स्टेट है। पर कोई इंडिविजुअल अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करे और 6-7 ऐसे लेट्स से प्रभावशाली लोग कर देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इशू रूट कॉज को एड्रेस करें, ना कि उनके पीछे पड़े जो उस रूट कॉज को लेकर बातचीत कर रहा है। जी,
गलती आपकी है। जी। और इस सत्र की बात करते हैं प्रियंका जी। शुरू में लगा था कि विपक्ष सरकार को काम नहीं करने देगा, कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़ जाएगा, लेकिन लगता है कि जो विपक्ष की संयुक्त रणनीति होती है उसमें कहीं ना कहीं खामी दिखी है। शुरू में कुछ कामकाज नहीं होने दिया, उसके बाद फिर सदन चलने लगा और अब सब अलग दिशा में जाते दिख रहे हैं। क्या बिखराव आ चुका है विपक्ष में? नहीं, मैं रणनीति मैं नहीं मानती हूँ कोई बिखराव है, क्योंकि सभी ने एकजुट होकर एक ही टॉपिक पे ज़्यादा महत्व दिया, वो है हमारे किसानों के बारे में। पर मैं ये भी मानती हूँ कि आजकल मीडिया किसी भी वजह से हो, जो दूसरा पक्ष है, जो विपक्ष है, उनके बारे में बात कम रखती है। अगर आप शाम की डिबेट्स देखेंगे, वो शाम की डिबेट्स भी एक तरफ से प्रभाव देकर बात होती हैं और दूसरों को अक्यूज़ करने का काम होता है। देशद्रोही, देश प्रेमी डिसाइड कर दिया जाता है नहीं टीवी चैनल पे बैठकर। पर मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। आपको पार्लियामेंट इसलिए हमारे पास है कि यहाँ पे हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उनकी बात रख सकें। तो वहाँ पर सबने मिलकर कहा कि हम लोग किसानों के हित की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे। और वो मैं मानती हूँ, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने मोशन ऑफ थैंक्स में सिर्फ किसानों की जब बात करने पे मजबूर हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि पार्लियामेंट में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर किसानों के बारे में चर्चा की है और फिर खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर को जवाब देना पड़ा और प्रधानमंत्री जी को खुद को उस पर जवाब देना पड़ा। जी। और अपने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, बात करी, लेकिन कंधे से कंधा मिलाते मिलाते उनके मंच पर भी पहुंच गए विपक्ष के नेता। तो और आज प्रियंका गांधी वहाँ पे सहारनपुर में रैली कर रही हैं। लग रहा है कि क्या विपक्ष के समर्थन से ये आंदोलन चल रहा है, जैसा कि सत्ता पक्ष का भी आरोप है? सत्ता पक्ष का काम ही ये है कि दूसरों की प्रोटेस्ट, जो इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट होते हैं, उसको राजनीतिक रंग देकर उनको डिस्टेबलाइज करो, उनको डिस्क्रेडिट करो, उनको डिमीन करो, उनको खालिस्तानी बोलो, पाकिस्तानी बोलो, उनको नक्सली बोलो, उनको क्या क्या, एक ने तो आतंकवादी कह दिया। तो आप लोग कोई भी उपाधि देकर वो ख़त्म करना चाहते हैं। अगर राजनीति क्या होती है, राजनीति होती है कि अगर, और हमें प्रजातंत्र के क्या उसूल हैं कि अगर सत्ता पक्ष कुछ गलत कर रहा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि उनको अकाउंटेबल रखें। और अगर आज हमारे किसान एक वर्ग, मैं कहती हूँ एक वर्ग क्या, अगर एक कोने में भी कोई किसान हो या इंडियन सिटीजन हो, वो रो रहा हो, उसके साथ खड़ा होना विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि विपक्ष जो है वो जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ सुनने के लिए है और जनता की मुंह के द्वारा उनको बात रखने को है। तो इनकी जिम्मे, तो उसमें राजनीति कहाँ हुई? उसमें प्रजातंत्र के जो हमारे नियम हैं, कानून हैं, वो हम फॉलो करें। उसको केवल पॉलिटिकल कैंपेन है। कैसे पॉलिटिकल कैंपेन है? इतने लाखों की तादाद में इतने किसान अपने घर छोड़ कर बैठे हुए हैं, उनकी बीवियां वहाँ पे संभाल रही हैं, कितनी तो यहाँ पे आई हुई हैं। वो सब आंदोलनकारी हो गए, आंदोलनकारी सब राजनीति से प्रेरित हो गए। ये गलत बात है और हर चीज़ को इस निगाह से देखना मैं मानती हूँ कि इट्स डिमीनिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और लेकिन प्रधानमंत्री का अगर संबोधन की बात करें राज्यसभा में, जो उन्होंने कहा कि एक चांस हमें दीजिए ये कानून लागू करने का, हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहते हैं। और वो बार बार कह चुके हैं कि आप ऐसे हमले करते रहिए, गाली देते रहिए, उससे साफ है कि सरकार तो वापस नहीं लेने वाली है। क्या रहेगी आगे की रणनीति? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आपका काम ये था और जो काम हुआ है ये एक्ट लाने का, वो गैर संवैधानिक हुआ। और मैं बताती हूँ क्यों हुआ। वो बार बार कह रहे थे अरे हमने बातचीत की। आप पहले तो ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाएं। आपको कहा गया, विपक्ष आपसे क्या मांग कर रहा था कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, सारे स्टेक होल्डर से बातचीत कराइए, फिर हम इसको सब मिलकर पास करेंगे। सब चाहते हैं किसानों का भला हो, किसानों का रिफॉर्म्स हो, किसान खुद चाहते होंगे उनके लिए काम हो। पर आप उन्हीं को ना लेकर, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उन्हीं को साथ में ना लेकर, आप विपक्ष को साथ में ना लेकर, क्योंकि आपको ये लगने लगा है कि हम जो करें हम देश प्रेम में करें और ये लोग जो बोल रहे हैं वो देशद्रोह की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके का अहंकार गलत है। फिर कहते हैं हमने 4 घंटे हमारी बातचीत हुई। भाई साहब, 4 घंटे में आपने किसानों की 4 पीढ़ियों का निर्णय ले लिया, ये क्या सही है? फिर आप कहते हैं कि हमने तो सब पार्टीज ने मिलकर वोटिंग हुई। वोटिंग तो हुई नहीं। राज्यसभा में इतना हंगामा हुआ, आपने जिन्होंने मुंह खोले आपने सस्पेंड कर दिया, आपने वॉइस वोट से ख़त्म कर दिया। ये तरीका होता है कि संवैधानिक तौर तरीका? और जब किसान उत्तेजित हो रहे हैं आप उनको आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी बता देते हैं, आप उनको उपाधियां दे देते हैं अलग अलग सी। ये गलत बात है। ये संविधान भी कहता है, आपका प्रजातंत्र भी कहता है
और इतने सालों से वाजपेयी जी हों, इंदिरा जी हों, उससे पहले इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी हों, सबने सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर काम किया है। इस तरीके का काम करना, बार बार इमरजेंसी की याद दिलाना, बार बार आप इमरजेंसी शायद ये दिलाते हो याद क्योंकि आपने खुद ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी यहाँ पे लगाई हुई है। जी। और अभी बजट पर चर्चा शुरू होगी। महाराष्ट्र की क्या अपेक्षा थी, क्या पूरी हो पाई अपेक्षा? देखिए, महाराष्ट्र सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्टेट है। हमारी उम्मीद थी कि जीएसटी का जो हमारा पहले तो बैलेंस है, पहले वो दीजिए। फिर हमारी उम्मीद थी कि जैसे आपने गिफ्ट सिटी के लिए आपने टैक्स ब्रेक्स दे दिए, टैक्स इंसेंटिव्स दे दिए, टैक्स हॉलिडे दे दिए, आप महाराष्ट्र के लिए आपने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने कुछ नहीं किया तो आपने एक बताया, नागपुर के लिए आपने बजट एलोकेशन किया। सब जानते हैं नागपुर के लिए क्यों हुआ है। पर क्या बाकी सारे मुंबई शहर, बाकी सारे शहर जो इतनी बुरी तरीके से कोविड से ग्रस्त हुए थे, आपका किसी तरीके का हमने हाथ में हाथ मिलाकर हमने केंद्र सरकार के साथ काम किया। जहाँ जहाँ काम बोला गया हमने काम किया। भले ही उस समय पे राज्य में भारतीय जनता पार्टी रोज राजभवन में बैठकर तंग करती थी। आप लोगों ने इतनी बड़ी झूठी बातें कहीं, मनगढ़ंत कहानियां गढ़वाई, इतने मीडिया, कुछ अपने चुनिंदा मीडिया कर्मियों के साथ आप लोगों ने मिलकर साजिश रची महाराष्ट्र सरकार को तंग करने की। ये आपके काम है। और जब बजट आता है तो आप बजट में टोटली इग्नोर करते हैं और उन्हीं राज्यों को याद करते हैं जहाँ पे चुनाव आने वाले हैं। ऐसे बजट में तो आप भेदभाव नहीं करिए। जबकि हम सबसे ज़्यादा जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन है और सबसे ज़्यादा टैक्स जो होता है महाराष्ट्र से आता है। और जो आज की चर्चा उसके अंत में, क्योंकि राज्यसभा में हमने देखा कि किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद की जब विदाई भाषण हो रहा था तो प्रधानमंत्री भावुक हो गए, स्वयं गुलाम नबी आज़ाद भावुक हो गए। एक सांसद के नाते आप भी उस समय उस पल की गवाह थी। क्या बीत रही थी अन्य सांसदों पर, और क्या वाकई में एक जो खोया हुआ चीज़ थी भारतीय लोकतंत्र की, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक आत्मीयता, वो मिल गई है? वो जो मोमेंट था, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं कहूँगी बहुत ही सभी के लिए इमोशनल मोमेंट हुआ जब प्रधानमंत्री जी बात करते करते भावुक हो उठे। कहीं ना कहीं उनका जो गुजरात के प्रति प्रेम है, जो उनकी जिम्मेदारी थी और जो उनका पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जो काफ़ी रेयरली वो सामने आता है, वो सामने दिखा। और कहीं ना कहीं लगा कि ये जिस तरीके से डिसेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया है, डायलॉग दोनों साइड पे नहीं होता है, एटलीस्ट आइडियाज़ थोड़े मिले, बैलेंस हुआ। और इमोशंस तो हुए ही, पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं लगा कि दिस इज़ द डेमोक्रेसी इंडिया नीड्स, कि आप अपने विपक्ष को भी रिस्पेक्ट करिए, विपक्ष आपको सम्मान देकर काम करेगा। पर जो वाजपेयी जी के समय पे थी, जब ये विपक्ष में थे, ऑपोजिशन लीडर्स जो अभी कांग्रेस पार्टी के हैं, तो जो उन्होंने सम्मान दिया, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रजातंत्र की मैं मानती हूँ पिलर्स है, तो दोनों को सम्मान करके एक दूसरे का काम करना चाहिए। वो उनके भावुक होने पे आई थिंक सबके वो मोमेंट सबको रियलाइज़ हुआ कि मिडिल ग्राउंड हुआ जा सकता है अगर मंशा हो तो। जी बिल्कुल, वाकई में वो सबके लिए भावुक पल था और सबने उसकी तारीफ की है, दोनों पक्षों की। धन्यवाद प्रियंका जी। तो ये थी प्रियंका चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ संसद से जुड़े मुद्दों पर और महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हैं आप प्रभा साक्षी के साथ।